कम से कम आप लोगों की जो मैं शक्ल सूरत देख रहा हूं 10 साल तो काम कर ही सकते हो। कितने साल? वक्त से आ गए, ताली बजाओ अपने लिए। नहीं तो एक स्वामी ओमानंद जी हरियाणा में थे, गुरुकुल झज्जर के बहुत बड़े सन्यासी थे। बोले भाई कौन कौन जीवन दान करेगा? तो एक बुढ़ा हुआ सा आया लाठी लेके, टुकड़ यू चश्मा मोटा सा लगा, बोला बाबा मैं करूंगा। हम बोले तेरे में जीवन बचाए कहां लकड़ी और फूकवाएगा गुरुकुल। तो हमें जीवन तब देना चाहिए जब कम से कम 10 साल हम मजबूती से काम कर सके। मैंने एनपी सिंह साहब से बोला कितने साल काम करोगे? बोले स्वामी जी कम से कम 25 साल सेवा करूंगा। जोरदार अभिनंदन, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और सच में तुम बूढ़े होते ही नहीं हो। अरे हम लोग तो सदाचारी शाकाहारी भगवान का भजन करने वाले जापान में और भी यूरोप के कुछ देश हैं, वहां मांसाहारी और 2-2 3-3 शादियां करने वाले भी 100-100 साल जी जाते हैं, लेकिन 2-3 चीजें अपनाते हो। तो आपको शतायु होना है। क्या होना है बोलो? और शतायु होने के 2 मंत्र हैं। एक तो 2 बार खाना। कितनी बार खाना? तो अभी भी 2 बार ही कर दें, 3 बार चलने दें? तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा 3 बार खिला देंगे। तो 2 बार खाओ। सच्ची बोल रहा हूं आपको। इससे जब आप सुबह 8 से 10 और शाम को 6 से 8 या 5 से 7 2 बार ऐसे खाओ। ये शिविर के बाद ये नेम कर लेना, ठीक है? 2 बार खाओ। जब 12 से 14 घंटा पेट खाली रहता है ना, तो सारी नेगेटिव एनर्जी को अंदर से खत्म कर देता है। जठराग्नि ये कायाग्नि है, ये प्राणाग्नि है। और प्राणो ब्रह्मेति वेजन, ये प्राणाग्नि है, ब्रह्माग्नि है। ये मैं आपको शास्त्र के संदर्भ के साथ कहता हूं। प्राणो ब्रह्मेति वेजना, प्राण है अग्नि। आपके सारे अंदर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब खत्म। कोई मोटा नहीं दिखेगा। कोई मोटा सा पेट वाला मुझे दिखे ना तो बहुत दया आती है। और फिर दोनों कुल्ले ऐसे मटक मटक के चले तो फिर तो ऐसे लगता है ये कैसे चल रहा है इतना मोटा आदमी। बहुत खराब लगता है। जो 2 बार खाएंगे मोटे नहीं रहेंगे। ना ये बढ़ेगा ना ये बढ़ेगा। फर्स्ट क्लास। देखो मुझे बीमार और लाचार व्यक्ति नहीं चाहिए। बीमार और लाचार व्यक्ति सेवा देता है, स्वस्थ व्यक्ति सेवा देता है। 2 बार खाओ और संयम से रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, घर गृहस्थी होली। अब महाभारत में लिखा है पत्नी को जब बच्चा हो जाता है तब उसको भी मां की तरह व्यवहार करना। अब जितने यहां सेवा देने के लिए आए हो, जिनके बच्चे हो चुके हैं, वो अपनी पत्नी जी को माता जी बोलना। महाभारत, महर्षि वेदव्यास। भाई देखो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, महर्षि वेदव्यास ने ऐसा कहा है, माता जी ना बोल सको। अरे बच्चों की मां तो बोल ही सकते हो। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया तो वहां उसका पति क्या नाम, वो कृष्णा को मां ही बोले। अरे मैंने कहा पहली बार मुझे दुनिया में आदमी मिला जो अपनी पत्नी को मां बोलता है। धन्य हो। शारदा माता बोलते ही थे हमारे रामकृष्ण जी। गांधी जी भी बाई बोलते थे। हाँ चलो, या तो रामकृष्ण परमहंस बन जाना या नहीं तो बापू ही बन जाना। भाई बोलो मत, कम से कम अब उसको मातृभाव से देखना शुरू कर दो। कल एक बूढ़ा आदमी आया मेरे पीछे पीछे। अरे मैंने कहा भाई मुझे औरों से भी मिलना है, क्यों पीछे पीछे मेरे घूम रहा है? हाँ, बोले स्वामी जी दया कर दो। मैंने सोचा बेचारा कहीं रोने ना लग जाए, अकेले में बात करनी है। मैंने कहा क्या करना है? वासना बहुत सताती है। अरे मैंने कहा, मैं ऐसा पसीना आ गया मेरे को। मैंने कहा बूढ़ा हुआ अभी तेरी वासना मिटी नहीं? अरे मुझ जवान सन्यासी को देख, हमारे इन जवान बेटा बेटियों को देख, जब ये पवित्रता से जी रहे हैं, इनको देख करके ही जी ले बावड़े।
बात ब्रह्मचर्य की नहीं है, अब्रह्मचर्य की भी नहीं है। अरे जीवन को संयम से जी लो, सलीके से जी लो। क्यों? देखो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ब्रह्मचर्य के नाम पर भी पाखंड करते हैं, कुछ लोग गृहस्थ के नाम पर भी पाखंड करते हैं। आप जब संयम का जीवन जीते हो ना, तो आपकी चेतना का ऊर्ध्व आरोहण होता है। इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। मैं इसको आपको बताऊंगा, शिविर में भी बताऊंगा। मूल बंद लगाया करो प्राणायाम करते समय, उद्यान बंद लगाया करो, और अपनी कुंडलिनी शक्ति का आरोहण करो, अपनी शक्तियों का, अपनी ऊर्जा का आरोहण करो, उत्थान करो। कहां पतन में गिरे जा रहे हैं। शक्ति का अधोपात किसी भी रूप में हो, ठीक नहीं है ना? क्या मिलेगा उससे? ठीक है, हो लिया संसार का जो वेग था, सब खत्म हो लिया। अब तो अपने आप को संभालो, संयम का जीवन जियो। फिर अकर्मण्य होकर के मत बैठो। ये नियम है, ये व्रत है। जैसे सुबह एक व्रत दिलाया था ना आपसे, अब बस उसी की पूर्णाहुति करके आगे अब बढ़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आगे की भी दिनचर्या है। तो मेरे साथ बोलो, सदा योग चेतना, आत्म चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना, दिव्य चेतना से युक्त रहना है। अब ये एक बात आ गई तो फिर आप इस भाव में रहोगे ना, तो फिर ये जो क्षिप्त मूड, विक्षिप्त अवस्था में तुम जाते हो, रजस तमस में जाते हो, तब तुम गड़बड़ करते हो। जब आप इस योग चेतना में रहोगे, योगस्थ कुरु कर्माणि, आपका ना आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में संयम आ जाएगा। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने समाधि के लिए कोई घंटों घंटों कोई जप तप नहीं किया। मैंने इसी विचार का आलंबन लेकर के कि सब जो भी कुछ मैं देख रहा हूं, मुझे उपनिषद पढ़ने का बड़ा शौक था, दारा शिकोह की तरह। लेकिन औरंगजेब जैसा मेरा कोई भाई नहीं था जो मेरा शीश काट दे। तो उसमें लिखा हुआ है उपनिषद में, ब्रह्मेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणश्च ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम् ब्रह्मयोइदं विश्वम् इदं वरिष्ठम् ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म। तो मैं ऐसे ही सबके प्रति ब्रह्म भाव रखा करता था, पहले प्रयत्न पूर्वक। ये आज बात बता रहा हूं मैं आपको 35 साल पहले की, जब मैं गुरुकुल में पढ़ा करता था। अब मैं किसी को भी देखता हूं, किसी बेटी को देखता हूं, किसी भाई को देखता हूं, किसी मां को देखता हूं, मुझे सब में एक ईश्वर का ही दर्शन होता है। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, वासुदेव सर्वम। इसको आप जियो, जीते हो, थोड़ा प्रयत्न करो, फिर आप सब में ब्रह्म बुद्धि हो जाएगी, आपकी ब्रह्म बुद्धि खत्म हो जाएगी। इस भाव चेतना में रहोगे ना, तो कभी भी किसी से बैर नहीं करोगे। देखो शास्त्र का, भागवत का एक संदर्भ है छोटा सा, वो कह करके फिर तो अभी आप आगे कई दिनों तक आपके साथ संवाद करना ही करना है ना। तो शास्त्र का संदर्भ क्या है? शास्त्र का संदर्भ ये है कि जब आप आत्मबुद्धि से युक्त हो जाते हो ना, तो आप कभी भी किसी का भी अहित करने की सोच ही नहीं सकते। कोई आपका भी अहित कर ले। जैसे यथा पुमान स्वांगेषु शरपाण्यादिषु क्वचित पार्थक्य बुद्धिम कुरुते, तथा भूतेषु मत्पर। आपकी जीव, आपके दांत आपकी जीभ को काट दे तो आप दांत तोड़ते हो क्या? कितने ना, मेरे दांत ने मेरी जीभ काटी, तेरे को नहीं छोड़ूंगा, दांत तोड़ूंगा तेरे। दांतों के तले जीभ आ जाए तो दांत नहीं फोड़ते हो। तुम कस्सी चला रहे हो और तुम्हारे हाथ से फावड़ा पैर में लग जाए तो हाथ तोड़ते हो? क्यों नहीं तोड़ते? बोले अपना है।
जब तुम अपने दांत नहीं तोड़ते, अपने हाथ नहीं तोड़ते, तुमसे कहीं चोट हो जाए और भूल होती है, अपना कितना आत्मघात हम करते हैं। तो ऐसे ही जो दूसरों के प्रति पृथक दृष्टि से देखना बंद कर देते हैं, आत्मवत दृष्टि से देखते हैं, वो कभी भी किसी से बैर नहीं करते, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। हिंसा करने की तो बहुत दूर की बात। जैसे सामंजस्य की बात पूरे ब्रह्मांड की का उदाहरण दे रहे थे। कुछ बोले जी इतने लोग मिलजुल कर कैसी सेवा करेंगे? अरे सारी सृष्टि, इतने इसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड सब एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं सामंजस्य के साथ। ऐसे इस भाव चेतना के साथ आपको हमने एक पूरा सेवा संकल्पनाओं का, बस मैं उसको प्रस्तावना के रूप में रख रहा हूं कि योग की सेवा तो सबको ही करनी, योग खुद भी करना है और जहां भी रहोगे औरों को भी कराना है। देखो ये इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। कोई कहते हैं जो और बाकी कितने काम करा लो हमसे बड़े बड़े, योग नहीं होता। मैंने कहा भाई जो योग नहीं करोगे फिर तुम सेवा करते करते लड़ाई झगड़े करोगे और मैं मुकदमे सुलझाने में लग जाऊंगा फिर। याद रखना, जो योग नहीं करते वो सेवा करते करते भी लड़ाई झगड़े करेंगे फिर। योग तो सबको करना है, योग युक्त होकर के सब सेवाएं करनी है। सेवा है एक तो संगठन के विस्तार की, एक एक गांव गली मोहल्ला में एक एक, आपको सबको यहां नहीं रखने वाले। आज थोड़ा सा लेट कर देते हैं, आधा घंटा, क्योंकि सुबह नाश्ता मिल गया था ना, तो नहीं मिला हो तो समझ लेना ऑटोफैगी प्रोसेस चल रहा है, अंदर से शरीर का शुद्धिकरण चल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं ये देख भी लेता हूं क्या हालचाल है। यहां आप में से मुश्किल से 5-10% लोगों को ही राष्ट्रीय राज्य स्तर पर किसी बड़ी सेवा में लगाएंगे। 90% लोगों को तो जिले में सेवा में लगाना है ना। एक व्यक्ति एक जिले में लग जाए तो कितनी बड़ी सेवा कर सकता है, इसके हमारे पास में सैकड़ों एग्जाम्पल है। हमारे हिसार जिले के कार्यकर्ता अच्छे मिल गए तो पूरा हिसार जिले का एक भी गांव ऐसा नहीं जहां कोई योग न करता हो। जोरदार अभिनंदन है। एक राजस्थान का बालक भंवरलाल अभी आया नहीं है, शायद आने वाला है। एक लड़के ने पूरे कर्नाटक में, जिसको हिंदी नहीं आती थी, कन्नड़ सीख ली उसने, और पूरे कर्नाटक का प्रत्येक जिला, वहां के मुख्यमंत्रियों, किसी भी पार्टी के नेता हो, जो है देवगौड़ा से लेकर के कुमार स्वामी जी से लेकर के वर्तमान जो है बसवराज जी से लेकर के इसके पहले के 3-4 मुख्यमंत्रियों से लेकर के सारे साधु संत महात्माओं से लेकर के हर जिले गांव तहसील से लेकर के, वो लड़का 25 दिन बाहर रहता है घर से, जबकि गृहस्थी है और अभी उसके बच्चों की शादी आदि नहीं हुई है। लेकिन मैंने उसको कहा कि बेटा देख, तेरे परिवार के योगक्षेम की जिम्मेदारी मेरी। जो जवान बच्चे यदि किसी की गृहस्थ हो गया है उनको मैंने सेवा में लिया, तो मैं कहता हूं तुम्हारे योगक्षेम की जिम्मेदारी मेरी। जैसे बच्चे बैठे हुए हैं तो इनका योगक्षेम तो, ये मेरे बालक है ना, इनका योगक्षेम तो मेरी जिम्मेदारी है ना। आप में से जो युवा हैं, एक बार वो युवा खड़े हो जाएंगे जिनकी अभी शादी नहीं हुई और नहीं करना चाहते हैं, शादी नहीं की और नहीं करना चाहते, जरा जोरदार ताली बजाओ जो ताली बजा रहे हो तो। करीब 40-50 है। चलो बैठो, अच्छी बात है। और सब पढ़े लिखे हैं, एक भी अनपढ़ को नहीं बुलाया, और हमने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट से कम को इस शिविर में एंट्री नहीं दी है। मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि कम से कम एक समझ तो हो। इतने बड़े आंदोलन के, अनुष्ठान के, अभियान की, दुनिया बदलने चले और पता लगा ये पता ही नहीं कि दुनिया है क्या, कूप मंडूक है। थोड़ा बहुत तो बोध होना चाहिए। तो ये जैसे ये बालक, एक एक बालक क्या नहीं कर सकता। ये हमारे पूज्य स्वामी, इधर आओ, आर्षदेव जी, पूज्य साध्वी देवादिति जी, देवा विजया जी, हमारे जो है आदरणीय राकेश जी इधर आओ, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी इधर आओ, इधर बैठो, एक सीट खाली है, एक एनपी सिंह जी के पास में बैठो,
राकेश जी आप एनपी सिंह जी के पास में बैठो, ये गृहस्थ की परंपरा से आए हुए हमारे जो ब्रह्म ऋषि हैं, बैठो इधर राज ऋषि जी इधर बैठो कुर्सियों पर, उधर सोफे पर बैठो, दोनों बहनें एक पर बैठ जाओ। और जो है मैं क्यों बुला रहा हूं, इनको संगठन की सेवा में लगा रखा हमने, संगठन की सेवा में लगा रखा है, और एक एक बहन बहुत बड़े उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही हैं। दोनों बीच में बैठो सन्यासी मेरी जगह, क्योंकि मुझे वापस जाना नहीं, अब यहां से तो जय बोलनी है, बीच वाले में बैठो तो बैठो बैठो। तो ये कुछ बड़े उत्तरदायित्व में भाई राकेश जी को आधे भारत का उत्तरदायित्व दिया है। भाई हमारे पूज्य स्वामी परमार देव जी को आधे भारत का उत्तरदायित्व दिया हुआ है। पूज्य साध्वी जी, देवादिति जी, इनको भारत के 4-5 राज्यों का, पूरे नेपाल का उत्तरदायित्व दिया है पूज्य साध्वी देव विजया जी को। अभी इंट्रोडक्शन का पूरा वक्त नहीं है। हमारे आचार्य सतीश जी और आचार्य हमारे कहां है, चंद्रमोहन जी, खड़े हो जाओ। इनको आधे आधे भारत का उत्तरदायित्व दिया हुआ है युवा भारत संगठन का। एक एक युवा जब अपना पूरा सामर्थ्य जब किसी कार्य में लगा देता है, बैठो बच्चों, ऐसे ऐसे हमारे भाई बहन है यहाँ जो है, ये हमारी राज्य प्रभारी है उत्तराखंड की, किधर है, खड़ी हो, जोरदार अभिनंदन है इनका। सीमा जी, असीम नाम इसका सीमा है, मैं इसको असीमा बोलता हूं, कोई सीमा नहीं इसकी। जोरदार अभिनंदन। पूरे उत्तराखंड में कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसी तहसील नहीं, कोई ऐसा बड़ा गांव नहीं जहां पर योग ना होता हो, और योग के साथ इतना सहयोग करते हैं। सबसे ज्यादा कम से कम 2-3 करोड़ रुपए का दान इस पतंजलि के निर्माण के लिए पतंजलि के कार्यकर्ताओं ने दिया, उसमें बहनों ने ज्यादा दिया है। हमारे भास्कर जी हैं, खड़े हो भास्कर जी, और आपके धर्मपत्नी किधर है, वो नहीं है ना अभी तो। जोरदार अभिनंदन है भास्कर जी का। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, ये भास्कर जी ने पूरे उत्तराखंड में योग का झंडा गाड़ रखा है, सीमा जी ने योग का झंडा गाड़ रखा है। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा था। सविता जी, पूरे करीब 50,000 बहनों की ताकत है इनके साथ पूरे दिल्ली एनसीआर में। 50,000 जैसी ताली तो बजाओ। ऐसा क्या नहीं कर सकते, आपके भीतर संकल्प होना चाहिए। अरे साहब अब हम तो रिटायर्ड हो गए, ऐसा किसी ने बोला उसकी खैर नहीं। अपने आप को कभी भी रिटायर्ड मत मानना, टायर्ड भी मत मानना, रिटायर्ड मत मानना, और कभी ये तो मानना ही नहीं कि मैं किसी काम का नहीं व्यक्ति। पूज्य आचार्य जी भी बोल रहे थे, मैंने तो अब जैसे मेरे को ना वक्त पढ़ने का बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं बहुश्रुत हूं। हाँ, शास्त्रविद तो हूं, मैंने शास्त्र पढ़े हैं गुरुमुख से, और योगविद तो हूं, और आत्मविद तो हमारा स्वभाव है। श्रद्धेय सातवलेकर जी, जिन्होंने 4 वेदों का भाष्य किया, 60 वर्ष की उम्र में संस्कृत पढ़ना शुरू किया, और 100 वर्ष से ज्यादा जिए। बोले वेद में 100 वर्ष जीने के लिए लिखा है, तो 100 साल में जीऊंगा, और पूर्ण पवित्रता के साथ, आरोग्य के साथ, सृजन धर्मिता के साथ क्वालिटी लाइफ जीना है, दिव्य जीवन जीना है। तो आप इस संकल्प के साथ अनुप्राणित रहो। योग करना है और कराना है। सुबह सुबह मैं करता हूं कि नहीं कराता, बोलो। मैं हेल्थ सर्विसेज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, एजुकेशन की सर्विस कर रहा हूं नहीं कर रहा, सोशल अवेयरनेस का, सामाजिक जागरूकता का काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक जागरूकता का काम भी मैंने किया है कि नहीं किया है। अरे जोर से तो बोलो। इस देश को जगाया कि नहीं जगाया, और बड़े बड़े को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया। तो साधु हो करके बड़े बड़े झाड़ झंकार उखाड़ दिए, लेकिन योग करना कभी छोड़ा? तो योग तो है, योग करो कराओ। कुछ को तो योग में सेवा देनी है, संगठन में काम करो, जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिया आपको। तो आप में कितने भाई बहन हैं जो अपने जिले में, पूरे जिले के हर एक गांव में, मैंने उदाहरण दिया आपको कुछ जिलों के, ऐसे मेरे पास कम से कम 25-50 जिलों के एग्जाम्पल है।
उत्तराखंड तो पूरा एग्जाम्पल है, पूरा स्टेट। तो जो अपने जिले को पूरी तरह से योगमय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि अब हमारा समय, शक्ति, ऊर्जा, एक एक श्वास योगमय भारत बनाने में लगेगा, वो जरा हाथ उठाओ अपने जिले को, चलो नीचे कर लो। जो अपने एक स्टेट में, जैसे हमारे यहां पर आचार्य सुनील जी हैं, किधर हैं सुनील जी? वो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारा कार्य बड़ा मंद था। मैंने कहा बेटा अब तुमको तैयार कर दिया है, अब पूरा समय, शक्ति, ऊर्जा लगा करके ऐसे पूरा खड़ा कर दो। इसने खड़ा कर दिया, जोरदार अभिनंदन है। बहुत बच्चे हैं हमारे पूरे देश में, ये तो मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए सामने कुछ बच्चों को देखा इसलिए। तो आप में से कितने ऐसे भाई हैं जो पति पत्नी या अकेले, जो जिसका जैसा परिवेश है, परिस्थिति ये सबकी एक जैसी नहीं है, और चीजें योग वियोग घटते रहते हैं जीवन में, जो भी जोग संजोग है। एक स्टेट को, अपने एक स्टेट को जो योगमय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, वो हाथ उठाओ कि हमारे स्टेट में हमको जिम्मेदारी दी जाए तो हम पूरे स्टेट को पूरा खड़ा कर देंगे, एक एक जिले को, एक एक तहसील को। जरा एक बार खड़े हो जाओ ये राज्य वाले। फोटो तो सबके खींचेंगे, रिकॉर्ड बनेंगे अभी इनके। फिर घर नहीं जा सकते, खाली मिलने के लिए जा सकते हो। एक दो दिन कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, अच्छी बुरी घटना हो, या 5 दिन जाने की अनुमति है। 25 दिन बोला था ना, 20 से 25 दिन। 25 दिन बाहर रहने के लिए तैयार है? 20 से 25 दिन, ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजा दो बहन के लिए। खड़े रहो, बैठो मत, अभी तुम्हारी शक्ल देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़े ऊर्जावान है आप। यदि 25 दिन बाहर निकल गए, 4-5 दिन घर चले जाओ। अरे आज हम तो एक दिन भी घर नहीं गए। यदि स्वामी रामदेव घर जाता तो दुनिया के करोड़ों घर कैसे बसते। तो मेरी तरह सोच लो कि भाई तुम्हारा भी जन्म अब एक बहुत बड़े कार्य के लिए लग गया है, तुम्हारी आहुति। तो जोरदार अभिनंदन, बैठो। कि पूरे स्टेट को योग में बना सकते हैं, आपको यही आहुति बहुत बड़ी है। एक एक स्टेट खड़ा हो जाए तो मैंने कहा आप एक एमएलए, एमपी और सीएम से भी बड़ी भूमिका निभा सकते हो इस राष्ट्र के चरित्र निर्माण के लिए। यह है योग का काम। दिस इज नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और ओनली मेडिटेशन। योग जीवन निर्माण की पूरी प्रक्रिया है और मैंने किया है, इसलिए आप इसको हल्के में मत लेना, बहुत बड़ा काम है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर कि भाई कोई भी, अभी इन जवान बच्चों को छोड़ दीजिए, जो युवा है इनकी तो क्लास अलग ही होगी। उनको तो पहले उठा चुके, उनको तो कहीं भी लगा दो, कहीं भी डाल दो, कहीं भी झोंक दो। चाहे आग और तूफान में भी कूदने के लिए बोले, समुद्र में भी कूदने के लिए बोले तो कूद जाए, ऐसे युवा होने चाहिए। वैसे ऐसा काम करने वाला नहीं हूं मैं, लेकिन क्या है जीवन? अरे जीवन जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, ये तो चलता है, क्रम है। अपने योग की राह पर, सत्य की राह पर, वेद की ऋषियों की राह पर चलना है। ये तो जवानों का तो वो तो जहां लगाएंगे वहां लगना ही है उनको। जो आजीवन ब्रह्मचारी नहीं है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, वो खड़े हो जाओ। राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी भेजो, देश में, दुनिया में, राष्ट्रीय स्तर पर। अब बतेरे हैं 60-70 तो हो गए, खड़े खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ी कंफर्ट है सीट, थोड़ी उठने में। एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। कहीं भेज दो, कुछ तो दोनों के लिए तैयार है, चाहे राज्य में लगा लो चाहे राष्ट्र में लगा लो। हाँ। तो बैठिए, चलिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई इनका। ये तो योग की भूमिका हो गई, बहुत बड़े बड़े कार्य हैं। और खाली योगी नहीं, अब अगली बात आती है। अब पूरे देश में 1 लाख विद्यालयों को जोड़ना है। उसके लिए एक प्रक्रिया है, इसमें कम से कम 100 आदमी लगेंगे इस काम में। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए, जैसे हमारे, मैं
इनको बहुत प्रेम से, मैं अपने बच्चों को पूज्य भाव से, क्योंकि सन्यासी के प्रति पूज्य बुद्धि रखनी चाहिए। अपना बच्चा भी है, ये बालक है मेरे साथ, लेकिन मैं इनको नारायण का स्वरूप मानता हूं, और इसलिए अपने बच्चों को, सन्यासियों को भी मैं पूज्य कह करके बोलता हूं। आपको भी किसी सन्यासी को बोलना हो तो पूज्य कह करके बोलो। क्यों? क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति हमें सिखाती है। कन्या के प्रति, कन्या के प्रति, गोमाता के प्रति, सन्यासी के प्रति पूज्य भाव होना चाहिए हमारा। गंगा के प्रति, तीर्थ के प्रति, किसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं, किसी नदी के ऊपर से गुजरते हैं, उसको प्रणाम करके गुजरते हैं, ये पूज्य भाव दिखाता हमारी, ये हमारी संस्कृति है, प्रकृति है। मैं इनको श्रद्धेय और पूज्य क्यों बोलता हूं? ऐसा व्यक्ति यदि मैं तैयार करता तो कम से कम ऐसा होने में, उसको एक्सपीरियंस करने में करोड़ों रुपए तो खर्च हो जाते, और पता नहीं फिर भी बनता कि नहीं बनता। और कोई अपने घर में ऐसा बालक पैदा करे कि जो एनपी सिंह जी की तरह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक संदर्भों के साथ अपडेट रहे, उनके बारे में उसको बोध हो, और फिर एक महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसमें प्रचंड अग्नि प्रज्वलित रहे सदा उसके अंतर मन में, एक क्षण के लिए भी जिसमें नैराश्य ना हो, ऐसा व्यक्ति मैंने पहली बार इनके सामने सुबह बोला था, इसलिए बोल दिया तो अब दोबारा बोल रहा हूं। मैं अपने संगठन के जो लोग हैं उनको बोलता हूं कि एनपी सिंह जी, उनको यदि मैं बाजार से उठाता, आजकल आपको पता है किसी भी कार्य में किसी को नियुक्त करते हैं, किसी कंपनी का चेयरमैन बनाने, किसी कंपनी का एमडी बनाने के लिए, कोई बड़े उत्तरदायित्व के लिए 5 से 10 करोड़ का पैकेज मांगते हैं। अभी मैं पतंजलि के लिए ढूंढ रहा था सीईओ, तो कोई 15-20 करोड़ से नीचे आ ही नहीं रहा, और उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं। मैंने कहा फिर तो मैं ही कर लूंगा थोड़ी दिन एमडी गिरी, कोई बात नहीं 15 करोड़ तो बचेंगे, लेकिन किसी न किसी को तो लगाना पड़ेगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए एनपी सिंह जी जैसे प्रज्ञा संपन्न, ऋषि मेधा से युक्त, क्योंकि दूसरा कार्य कोई व्यक्ति कर नहीं सकता था, और पैसे में ऐसा आदमी मिल नहीं सकता था, लेकिन पैसे में यदि लेना पड़ता तो ऐसा व्यक्ति 10 करोड़ रुपए का पैकेज देके, 12 करोड़ का पैकेज देके भी नहीं मिलता। यह है एक व्यक्ति की कीमत। इंदिरा नूई कितना पैसा लेती है खाली जहर पिलाने के नाम का? भारत की बेटी है। पेप्सिको की किसकी है वो? पेप्सिको की शायद वो है, इंटरनेशनल सीईओ है। कितना करोड़ है उसका? 200-250 करोड़, 200-250 करोड़ तनख्वाह उसकी, साल का पैकेज है। क्यों? कैसे पूरी दुनिया को जहर पिलाया जाए, इसको इंडियन से ज्यादा और कौन जान सकता है? तो सबसे बड़ा बाजार भी इंडिया है। तो मींस वो, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, उसका बौद्धिक कौशल है, मैनेजमेंट, बिजनेस, उसका एक अलग प्रकार का कौशल है वो। आप में से भी बहुत से भाई बहन ऐसे अलग अलग प्रतिभाओं से युक्त हैं। हमें एक की प्रतिभा का तो पता लग गया, और मुझे भी इनकी इतनी बड़ी प्रतिभा ये नहीं पता था। मुझे इतना पता है ये इंसान बहुत अच्छे हैं, मुझे इतना इनके भीतर सामर्थ्य है, ये आने से पहले मुझे भी नहीं पता था। तो बाय चांस कभी कभी इनसे मेरा संवाद होता रहता था, क्योंकि इनके ये गांव में भी चैरिटी के काम करते थे, वनवासी आदिवासी क्षेत्रों में। मैंने कहा ये सात्विक आत्मा है, मेरे अंतर मन में था। एक दो बार कोई बीच में भी बात हो गई। फिर ये जिस दिन रिटायर हुए, मुझे नहीं पता था ये रिटायर हुए हैं। मैंने कहा सिंह साहब कहाँ हो? बोले अभी तो कल ही सेवानिवृत्त हुआ हूं। मैंने कहा आप सेवा में ऐसे निवृत्त ना हो, सेवा में प्रवृत्त हो जाओ। बोले मतलब? मैंने कहा मतलब आप मेरे पास आ जाओ। बोले मतलब? मैंने कहा अब आपको एक बड़ी भूमिका के लिए मैं देखना चाहता हूं, और ये बिना कुछ विचार किए आ गए। इतना समर्पण, इतना प्रेम, इतना विश्वास। मुझे देखो, कुछ तो बच्चे चाहिए, जवान चाहिए, उनको एक्सपीरियंस करने में वक्त लगेगा, अभी उनको 20-25 साल लगेंगे। मुझे 100 तो एनपी सिंह जैसे व्यक्ति चाहिए। कितने? 100। फिर मुझे दुनिया में किसी की परवाह नहीं, फिर जैसा हम दुनिया बनाना चाहते वैसे बना देंगे। 100, खाली 100। और ये कोई जरूरी नहीं है वो सब आईएएस हो पहले, लेकिन उनका बौद्धिक सामर्थ्य, इतनी समझ हो कि वो पूरी इस अस्तित्व को समझते हो। कम से कम उनके भीतर भारत बोध हो, उनके भीतर भारत भारतीयता का बोध हो, सनातन बोध हो, कर्तव्य बोध हो, और उत्तरदायित्व बोध हो, ऐसा कि जिसमें लगा दिया
फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। ऐसा मैं इसी भाव चेतना में जीता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि मैंने कहा है कि मुझे 100 एनपी सिंह जैसे प्रतिभावान महान व्यक्तित्व चाहिए, तो भगवान मुझे देंगे देंगे और देंगे। और ये काम मैंने शुरू कर रखा है बहुत जोर से। तो 100 व्यक्ति चाहिए मुझे इसके लिए, एनपी सिंह जी जैसे, भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए। आप में से भाई थोड़ा बहुत किसी का सामर्थ्य कम ज्यादा हो तो अवमूल्यन नहीं करना चाहिए अपना। आप में से जो शिक्षा के क्षेत्र में, और ये तो भारतीय शिक्षा बोर्ड एक है, अभी तो यूनिवर्सिटी भी है, ये 2 बड़े काम हैं शिक्षा के। पतंजलि विश्वविद्यालय, अब इसमें जिसमें 20-25 हजार रुपए, करोड़ रुपए खर्च होगा, मैं 5-5, 10-10 लाख रुपए की सैलरी देने वाले जिनको दूंगा, जिनको 25-50 लाख रुपए की भी सैलरी हम देंगे, उनको भी हम बुलाएंगे। वर्ल्ड के टॉप एजुकेशनिस्ट, वर्ल्ड के टॉप मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर, वर्ल्ड के टॉप इंजीनियर, वर्ल्ड के टॉप प्रतिभावान व्यक्ति पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाएंगे। आज से आने से 5 सालों की बात बता रहा हूं, कोई 50 वर्षों का सपना नहीं दिखा रहा हूं। जिनका पैकेज 5-5, 10-10 करोड़ का होगा, ऐसे लेक्चर प्रोफेसर्स भी होंगे, लेकिन उसकी आत्मा प्रोफेशनल्स नहीं हो सकते। उसकी आत्मा, जैसे मेरे ब्रह्मचारी बालक बैठे, ये उसकी आत्मा होंगे। आदरणीय एनपी सिंह जी जैसे सात्विक आत्माएं उस पतंजलि विश्वविद्यालय की आत्मा होंगी। उसका संचालन सत्व से होगा, व्यावसायिक रूप से संचालन नहीं होगा। आप बात समझे? संचालन, ये व्यावसायिकता से संस्थाएं चलती हैं पूरी दुनिया में, और जहां व्यावसायिकता की जरूरत है, वी आर 100% प्रोफेशनल्स, बट वी आर नॉट ओनली प्रोफेशनल्स, वी आर द स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स, वी आर स्पिरिचुअल पर्संस। हमारी भाव चेतना आध्यात्म है। तो पतंजलि विश्वविद्यालय का, भारतीय शिक्षा बोर्ड का, पतंजलि के सब संस्थानों का संचालन प्रोफेशनल्स नहीं कर सकते। प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर होना चाहिए। 100% प्रोफेशनलिज्म से हम चीजों को कर रहे हैं, या कोई पतंजलि विश्वविद्यालय देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, ब्रांड देख रहे हैं, क्या प्रोफेशनलिज्म नहीं है उनमें? है, लेकिन स्पिरिट जो उसकी जो आत्मा है ना, वो अध्यात्म होनी चाहिए। तो आप में शिक्षा के क्षेत्र में कितने काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? जरा खड़े हो जाओ। शिक्षा के क्षेत्र में श्रद्धेय एनपी सिंह जी के साथ। क्या बात है भाई, जोरदार ताली बजाओ। सिंह साहब आप भी बजाओ। आपके हम सफर बहुत है और आएंगे, अभी तो श्रृंखला शुरू हुई है। खड़े हो, बैठ जाओ। अब कुछ सोच रहे होंगे इसमें, कुछ तो सभी में खड़े हो रहे हैं, तो वो योग भी कराएंगे सुबह सुबह, दिन में शिक्षा का काम भी करेंगे। 2000 तालियां बजाओ। यही तो चाहता हूं मैं, सुबह सुबह योग करो, कराओ, फिर दिन में शिक्षा का सेवा करो। ये योग अनिवार्य है, योग आत्मा है। योग नहीं है तो फिर मुर्दा है आप। मुझे मशीनों की जरूरत नहीं है। क्या बोला? मुझे मशीनों की जरूरत नहीं, मुझे यंत्र नहीं चाहिए, इक्विपमेंट नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए। आत्मा योग में है। चलो, एक ये पतंजलि वेलनेस की सेवा आपने देखी होगी। हमारे अभी शायद उधर सेवा में लगे पूज्य स्वामी विदेह देव जी, यहां पर नहीं है अभी। पूज्य स्वामी विदेह देव जी, पूज्य स्वामी आर्य देव जी, मैंने अपने सन्यासियों को, पूज्य स्वामी आनंद देव जी, बहुतों को इसी सेवा में लगा रखा है। और आने वाले समय में कम से कम 2, 3, 5 लाख करोड़ का, ये तो मैं अभी थोड़ा बता रहा हूं, ज्यादा मैं बताऊंगा तो लोग हिल जाएंगे और मेरे पीछे भी पड़ जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे लोगों को जितना हजम हो जाए उतने बता रहा हूं। बहुत बड़ा काम है पतंजलि वेलनेस का। पूरे विश्व में इसकी हजारों शाखाएं खुलेंगी, फ्रेंचाइजी भी खुलेंगी। वो प्रोफेशनलिज्म के साथ में काम होगा, लेकिन उसकी भी जो स्पिरिट है स्पिरिचुअलिज्म है। पतंजलि वेलनेस पूरे वर्ल्ड के हेल्थ सिस्टम को चेंज करना। अभी ये देखो, वर्ल्ड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो है, ये पतंजलि से ही होगा और इसका नेतृत्व आदरणीय एनपी सिंह जी कर रहे हैं। वर्ल्ड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया शिक्षा की दिशाएं भारत से प्राप्त करेगी। इतना बड़ा काम करना है भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से। ये इतना बड़ा काम है।
दिस इज नॉट ए नॉर्मल जॉब। ये रूटीन का काम नहीं है कि आपको किसी छोटे से ऐसे छोटे मोटे काम, इसके लिए तो मेरे पास बहुत है, 25-50 हजार लाख रुपए किसी को तनख्वाह दूंगा, कोई भी आ जाएगा काम करने के लिए, क्या दिक्कत है उसमें। लोग बहुत अच्छे से काम करना जानते हैं, कोई कमी नहीं थोड़ी है काम करने वालों की, लेकिन एक बहुत बड़ी दृष्टि के साथ ऐसे ही विश्व की चिकित्सा को नई दिशा देना, मेडिकल टेररिज्म से, ड्रग माफियाओं से दुनिया को बचाना। तो जो हेल्थ सेक्टर में जिनका एक्सपीरियंस है कुछ, वो जरा एक बार खड़े होना। हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। तो हर तरह की जीवात्मा है। अभी मुझे 4 सेंटर तो बड़े बनाने, 5-5 हजार की कैपेसिटी के। बैठो, 5-5 हजार की कैपेसिटी के, ये करीब 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये कितने का? 5,000 करोड़ का। अभी इनिशियली दो सालों के अंदर अंदर 5,000 करोड़ तो इसी में लगेंगे। पतंजलि जैसे, वेलनेस जैसे यहां बनाया, अभी इसकी 2,000 क्षमता है, 3,000 अगले साल तक हो जाएगी। 5-5 हजार के, एक इधर उत्तर में, एक दक्षिण में, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक दिल्ली में, 5 सेंटर बनेंगे। अब उसके लिए मुझे बहुत प्रतिभावान भाई बहनों की भी जरूरत है। इनमें इनको भी लगा रहे हैं उस काम में, और आपको भी लगाएंगे। तो ये अलग अलग लोगों की फिर एक सूची बनेगी। फिर आप प्रधान रूप से एक सेवा को चुनना, प्रधान रूप से। गौण रूप से आपको तो, जैसे प्रधान रूप से मेरी सेवा क्या है? प्रधान रूप से मैं योगी हूं, बाकी कहीं भी फिट कर लो वही हूं, ऐसा। तो चलो, शिक्षा का पूछ लिया, चिकित्सा का पूछ लिया, जिनका खेती का अनुभव है। अब ऑर्गेनिक इंडिया, कुदरती खेती का इतना बड़ा काम है भारत में। अभी खाली इसकी भाषणबाजी हो रही है, जमीनी धरातल पर उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से काम नहीं हो रहा है। कुछ सरकारी योजनाएं बना दी, ठीक है, तालियां बजा दी, सभा कर दी, इश्तिहार छाप दिए, बोर्ड लगा दिए, भारत को हम विश्व मुक्त खेती की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, सेमिनार्स कर लिए। रियलिस्टिक वे में काम करना हो तो जीवन की आहुतियां लगानी पड़ती हैं। आप में से कितने ऐसे जो कृषि की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? किसान वाले, क्या बात है भाई, जोरदार ताली बजाओ, फिर तो बात बन जाएगी। इसमें एक बहन जी भी खड़ी हुई। हाँ, किसान बहनें क्यों नहीं हो सकती भाई? हाँ, मैंने देखा महाराष्ट्र में और कई जगह तो बहुत अग्रणी भूमिका में बहनें। एक कहां की हो बहन? एक तो महाराष्ट्र की है और दूसरी मुजफ्फरनगर की शेरनी भी आ गई। क्या बात है, खेती में अच्छी बात है, जोरदार तालियां बजा दो भाई। खेती वाले खड़े रहो जरा। खेती में बहुत बड़ा काम करना है, ऐसे सामान्य नहीं। और कृषि के साथ साथ गोपालन तो आप जानते ही होंगे, हैं? कृषि में गोपालन नहीं जानो तो कुदरती खेती कैसे होगी? फल वाले कितने, हाथ उठाना। फल वाले 1 2 3 4, हाँ बहुत अच्छा। एक बार भाई फल वालों के लिए ताली बजा दो भाई। इसमें डेयरी वाले काम को भी कितने जानते हैं? थोड़े बहुत। पशुपालन वाले को, पशुपालन वाले को, इसको लोग अलग मान लेते। खड़े हो जाओ भाई साहब, पशुपालन क्या दिक्कत है, हाथ उठाओ। पशुपालन को भी जो बहुत अच्छे से जानते हैं और कर सकते हैं बड़े रूप में, जो 1 करोड़ गोवंश तैयार करना है, सीमेन सिलेक्शन और उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बहुत तरह के काम है उसमें, कि उसमें बछड़ियां ही पैदा हो, बछड़े पैदा ना हो, उन्नत नस्ल के ही सीमेन को सिलेक्शन किया जाए। पूरे एक सीमेन सेंटर बनाएंगे, बहुत बड़ा काम है। तो जो पशुधन, जो गो संवर्धन का काम कर सकते हैं वो भी हाथ उठाना। गो और कृषि, ऐसा इसको साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, बैठिए। गो, चलो बैठो, अच्छी बात है। जो HR, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, HR की सेवा कितने लोग दे सकते हैं? जरा हाथ उठाना, खड़े हो जाओ। HR की सेवा दे सकते हैं। बहुत बड़े बड़े कार्य चल रहे हैं और लोग बहुत बड़ी संस्थाओं में भी ना कुछ लोग घोटाले करते रहते हैं। तो हम लोग इससे भी अभी बचना चाहते हैं कि एक व्यक्ति
वहां सेवा वाला होना तो फिर दूसरों की आंखें रहती हुए गड़बड़ नहीं चलेगी। नहीं तो बड़ी संस्थाएं और सरकार दोनों ही जगह बराबर घोटाला होने की संभावना रहती है। चलिए बैठिए भाई, बहुत जोरदार। फाइनेंशियल सर्विसेज, HR, इसकी भी हमें बहुत जरूरत। सीए कितने लोग हैं आप में से एक बार खड़े हो ना, जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं? एक तो भाई, 1 2 सीए, क्योंकि जहां सीए की जरूरत है ना, कई जगह ऑफिशियली सीए के ही जरूरत पड़ती है, वहां दूसरे को नहीं लगा सकते, ये वैधानिक बाध्यताएं हैं। तो चलो 2 सीए भी आए हुए, उनके लिए भी अभिनंदन है। और जिनका बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो कितने हैं? बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, बैंकर्स रहे हैं, क्या बात है। चलो आपकी भी बहुत जरूरत है। हाँ, बहुत बड़े बड़े कार्य अपने सामने, हजारों हजारों करोड़ की सेवाएं हैं, तो उनको प्रामाणिकता से आगे बढ़ाना कोई साधारण काम नहीं है। बैठिए। जो सिविल कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे अभी बताया ना आपको, पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, अभी गुरुकुलम बन रहा है, ये 20-25, अभी कम से कम 4-5 हजार करोड़ के काम तो अभी होने हैं 2 सालों के अंदर। 5-10 हजार करोड़ के काम तो आने वाले 5 सालों में ही इससे भी कम समय में होने। तो इसमें जो सिविल कंस्ट्रक्शन के काम में इंजीनियर्स के तौर पर, इंटीरियर्स के तौर पर, अलग अलग प्रकार की जो निर्माण की सेवाओं में जो अपने सेवाएं दे सकते हैं, वो खड़े होना जरा। निर्माण जी, हाँ, मेंटेनेंस और निर्माण, उसका संचालन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बतेरे हैं इतने। तो बैठो, एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई। इसमें भी 10-1 बहुत हो गए, ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, बाकी तो टीम है ही ना पूरी करने के लिए। आप में जो लीगल वाले हैं, जो एडवोकेट्स हैं, लीगल सर्विसेज दे सकते हैं हर काम में। सबसे बोले कानून अपना काम करेगा, ये बड़ा खतरनाक सेक्टर है ये, इसी से चलता है देश। ये बोर्ड भी यदि इसको लीगल अप्रूवल नहीं होता तो चला नहीं सकते थे। तो लीगल वाले जो है सब एडवोकेट्स हैं। क्या बात है, कुछ तो एडवोकेट और सीए डबल है भाई साहब हमारे। वो सीढ़ियों पर ही बैठे। इधर आओ साहब, चला एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भाई। लीगल वालों की बहुत जरूरत रहती है। और इसमें लीगल वालों में कितने ऐसे हैं जो यहाँ पतंजलि में रह करके सेवा कर सकते हैं? क्या बात है, कुछ तो यहाँ पर भी रहने के लिए तैयार है। जज साहब किधर बैठे हमारे? वो भी तो लीगल वाले इधर ही हैं। और एडवोकेट, ठीक है। तो 2-3 को तो यही रखेंगे। बहुत मुकदमे हमारे ऊपर, हमेशा 1000 मुकदमे चलते ही रहते कहीं ना कहीं। और अब आप आ जाओगे तो और हौसले बढ़ जाएंगे, तो और मुकदमे बढ़ जाएंगे। आ जाओ, इधर आओ साहब एक बार। ये भाई साहब मैं देख रहा कुर्सी पर बैठे ही नहीं, शायद इनको मेरी तरह से नीचे बैठने की आदत है। हम प्लेन में भी बैठते हैं तो वो पैर मोड़ के बैठ जाते, लोग हमको देखते रहते। और एक दिन तो मैंने पैर मोड़ के और कपालभाति शुरू कर दिया, आंखें बंद करके। एयर होस्टेस दौड़ के आई, मैंने कहा क्या बात है? बोले आपको कुछ हो गया क्या? क्या नाम है भाई साहब? कहां से हो मनोज जी? मेरठ से। तो एडवोकेट भी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, क्या करते थे? सीए और सीएस, कंपनी का कॉर्पोरेट लॉ। ओह, सीएसीएस विद एमबीए। सीए, सीएस, एमबीए, एलएलएम को। तो अब अपना घर में सब संतुष्ट है, प्रभु कृपा है। पत्नी कहाँ है? मेरा ठीक, स्कूल चलाते, आपको छोड़ दिया ना? छोड़ दिया मतलब सेवा के लिए। ऐसे नहीं छोड़ेंगे भाई, ये तो हंसी मजाक की बात थी, तुमने तो सीरियस ले लिया। वो भी संकल्पित है। चलो गुप्ता साहब के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अब ये गुप्ता साहब को, जज साहब को तो यहीं परमानेंट ठिकाना घर से स्वीकृति लेके आए हो ना गुप्ता जी? ये 2 गुप्ता हैं, घर वाले भी साथ ही हैं। हाँ ठीक है, खड़ी हो जाओ बहन जी एक बार, इनके आने वाली हैं। हाँ साथ में ही आगे बैठे हुए, ठीक है। और मजबूत है,
चलो बहुत आशीर्वाद। बहन जी आप भी इधर आना। ये भी बहन जी बैठे ही नहीं रही, क्या चक्कर है? आप ही आप। ये तो हम कुछ ऐसी, ये भाई साहब मैं देख रहा हूं नीचे आराम से सीढ़ियों पर बैठे हुए मस्ती से। गुप्ता जी बस इनको थोड़ा 5 किलो 10 किलो वजन कम करूंगा। बाबा का कोई भी चेला बाबा से भारी नहीं होना चाहिए, इंचेज को छोड़ के। अब जिसका जितना इंच हाइट उतना किलो वेट। मेरा हाइट है 67 इंच, 5 फीट 7 इंच, 12 पंजे 60, क्या है 12 इंच का होता है ना फीट, 12 पंजे 60 और 7, 5 फीट 7 इंच हाइट है, 67 किलो वेट है। आपने क्या किया बहन जी? मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ सर। अभी तो नहीं, अभी मैंने 2-3 साल से तो एकदम ही नहीं, लेकिन मैं हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करती थी। कहाँ? कलकत्ता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट में? फिर तो जरूर चाहिए, उधर ममता दीदी का भी सामना करना है। ऐसे हंसी मजाक की बात है, तुम लोग तो सीरियसली ले लेते हो। क्या नाम है? मंजू पोद्दार। तो परिवार वाले तैयार है? अच्छा हस्बैंड चले गए, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। लेकिन ये बहन का भाव अच्छा है कि अब परिवार में एक बेटी है, बाकी मैं सेवा करती हूँ, तो और इससे बड़ा सौभाग्य क्या। चलो अब सपना पूरा हो गया, जोरदार ताली बजा दो भैया। जाओ। तो लीगल सेवा के लिए भी टीम पूरी है, जोरदार। और जिनको क्वालिटी कंट्रोल, जो प्रोडक्शन में क्वालिटी कंट्रोल समझते हो ना चीजों को, लैब आदि में जिनका कोई एक्सपीरियंस है, ऐसे भी है क्वालिटी कंट्रोल, जो फैक्ट्रियों में जिनको लगा सकते हैं, ये भी है 4-5 10 हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। कई तरह की क्वालिटी कंट्रोल कई तरह का होता है। कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी कंट्रोल होता है, अलग होता है, मेडिसिन का, दवाओं का अलग अलग होता है, फिर भी है, दक्षता है। बैठिए। और कुछ ऐसे भी आए थे जिनको अलग अलग प्रकार की रसोई बनाने का एक्सपीरियंस है, वो उनकी सेवा तो आज से ही शुरू हो जाएगी। वो खड़े हो ना, विशेष रूप से बुलाए थे हमारे, मेरे को 2-3 बार बोला हमारे भाई विनोद जी ने, जरा तुम इधर आओ। बोले जी 10 तरह के व्यंजन है जो प्रोफेशनली रसोई की सेवा जानते हैं। माताएं तो सब निष्णात होती हैं, तुम तो जन्मजात होती हो। तो क्या बाबा जी आप भी रसोई में मास्टर हो? इधर आओ। पसंद आ गए तो हम अपना ही पास रख लेंगे, हम रूखा सूखा खाते खाते बहुत दिन हो गए। ये तो हंसी मजाक की बात है। कहां से आए हो? चूरू जिला से। क्या क्या बनाना जानते हो? इधर आओ। इंडियन नमकीन से फास्ट फूड। फास्ट फूड भी जानते हो? क्या क्या फास्ट फूड में? फास्ट फूड में पिज्जा है, बर्गर है, सैंडविच है, और भी चाइनीज है। चाइनीज भी। और दाल बाटी चूरमा तो बताइए नहीं। दाल बाटी चूरमा तो मैं जयपुर ज्यादा रहा हूँ। जयपुर ज्यादा रहे, होटल के अंदर ज्यादा काम किया। कितनी उम्र आपकी? 60 साल। बड़े मजबूत हो। प्रेरणा से मतलब आपको देखकर क्या बात है। तो ठीक है, तो आप तो यहाँ थोड़ा 1-2 दिन इनको भी खिलाना, कलाकारी दिखा। फास्ट फूड, इंडियन चाइनीज कचौरी, दाल की कचौरी नंबर 1, वो तो जरूर बना दियो। हाँ, आज से सेवा शुरू। क्या नाम है? गजानंद के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। जितनी ज्यादा जोर से ताली बजाओगे उतना ही ज्यादा माल ज्यादा मिलेगा। तो ये रसोई की सेवा वाले भी तैयार हैं। कुछ 2-4 ही बुलाए हमने, ज्यादा नहीं बुलाए थे। कि जो है, नहीं तो वहां पर भी लोग बहुत वेस्टेज करते हैं, बहुत उल्टा पुल्टा करते हैं। आप रसोई की सेवा भी जानते हो? क्या क्या जानते हो? मैं वड़ा वगैरह जानता, बम्बई में रहा। अच्छा, बड़ा होता है। बटाटा, पोहा, इडली डोसा, सब डोसा। अब इतने लोगों के लिए कैसे बनाओगे? यहाँ है सामान,
यहाँ हमारे रसोई भी जानते हैं, वो सब हैं, सब यहाँ हम इडली डोसा और सांभर और वो सब बनाते हैं बच्चों के लिए, तो आप भी बनाना, तो यहाँ मदद करना अपन। हाँ चलो, क्या नाम है? चंद्र सिंह। तो गजानंद और ये चंद्र सिंह। ए महात्मा जी, जय हो प्रभु, जय सिया राम। कहां से पधारे महात्मा जी? महाराष्ट्र से। हाँ चलो, तो भाई रसोई की सेवा में भी अभी सेवादार भी रहेंगे। बाकी तो देखो वहां नौकरी करने वाले तो बहुत लोग रहते हैं, एक सेवादार भी रहता है ना, तो सब चौकन्ने रहते हैं और फिर वो सब चीजों का ध्यान रखता है। तो महात्मा जी आपसे तो ले लेंगे जो भी सेवा लेंगे, अब ये तो पूर्णकालिक है, कोई आगे पीछे नहीं है ना, ठीक है। हाँ भाई गृहस्थ संत भी होते हैं ना, इसलिए पूछना पड़ता है। बैठो महात्मा जी, आगे बैठ जाओ, आपको फर्स्ट सीट पर रिजर्वेशन है, जल्दी मुक्ति में जाओगे। तो ये मैंने थोड़ा हंसी मजाक में कुछ पूछा है। और जो योगासन की, अब वर्ल्ड योगासन एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो योगासन की भी प्रतियोगिताएं बहुत हो रही हैं, भारत में भी और विदेश में भी वर्ल्ड योगासन चल रहा है। तो जो योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, माने योगासन के कंपटीशन कराने की जिनमें कैपेबिलिटी है, ऐसे कितने हैं? योगासन कंपटीशन करवाने की कैपेबिलिटी है। ये मैंने ही शुरू बीज बोया है। अब भारत में ओलंपिक में योग भी होगा, इसके लिए मैं 10 साल से संघर्ष कर रहा था और इसको मोदी जी ने अनुमति दी। और योगाचार्यों को मैंने मनाने की कोशिश की, 99% माने ही नहीं। तो मैंने सबको, मीटिंग हुई तो बोले जी हम योगासन को स्पोर्ट्स में सम्मिलित करने के लिए सहमत नहीं है। मैंने कहा चुप जरूर रहना। तो वो चुप रहे और योगासन स्पोर्ट्स में सम्मिलित हो गया, अभिनंदन है। योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन का प्रथम प्रेसिडेंट स्वामी रामदेव है तुम्हारे सामने। फिर मैंने कहा कि अब संभालो, सब दे दिया मैंने, सब बच्चों को लगा दिया, तो तुम लोगों को भी कुछ को लगाएंगे, अच्छी बात है, बैठो, ये बहुत बड़ा काम है। जो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी किसी भी देश में जाके काम कर सकते हैं, जो इंग्लिश और एक दो दूसरी भाषाएं, इंग्लिश बात प्रामाणिकता के साथ, या दूसरी इंग्लिश के अलावा भी कोई जर्मन है, फ्रेंच है, मैंडरिन चाइनीज है, और क्या है, स्पेनिश है, कोई दूसरी भाषा भी बोलने की, इंग्लिश में और दूसरी भाषाएं बोलने का जिनका सामर्थ्य है और कहीं पर भी जाकर के दुनिया में काम कर सकते हैं, ऐसे कितने हैं? ये भी है भाई, कहीं तो कहीं भी लगा दो सिंह साहब, सब क्वालिटी है। 35 कंट्रीज घूम के आई भी है, क्या बात है। 9 कंट्रीज 35, हार्वर्ड से पढ़ के आई है। ये इधर आओ, ये वो 35 वाली भी इधर आना, कहां से पढ़ के आई जरा पूछेंगे इनसे। अच्छी बात है, इधर सीढ़ियां हैं, ये हार्वर्ड में नहीं पढ़ाया जाता है, ये तो हंसी मजाक है बेटा। तो बैठो, अच्छी बात है, आपसे सेवाएं लेंगे, वैश्विक सेवाएं, वैश्विक स्तर पर हमको बहुत आवश्यकता है। क्या पढ़ के आई बेटा? आर्ट डिजाइनिंग पढ़ के आई। 22 देश घूम के आई है, तो फिर अब यहाँ करेगी सेवा? क्यों? मिस हरियाणा हूँ, मैंने ब्यूटी पेजेंट बहुत सारी चीजें, फैशन मॉडल हूँ, अब मैं अपना जीवन अच्छे काम में लगाना चाहती हूँ। घर नहीं बसाना चाहती? जी, ये भी तो मेरा घर ही है, हिंदुस्तान मेरा संसार है। मुझे ये है कि मैंने अपने देश के लिए करना है जी। मुझे अमेरिका में भी नौकरी मिली, न्यूजीलैंड में भी मिली, दुनिया के कई देशों में मिलती है। मुझे है पैसे की नौकरी थी जी मेरी 3 लाख। 3 लाख रुपए की नौकरी जी, मगर मुझे ये है, मैंने जो करना है अपने देश के लिए करना है। अगर मेरे अंदर सामर्थ्य है तो जिस मिट्टी में मैं पली हूँ उसी की सेवा करूँ। बड़ी जोरदार बेटी है। क्या नाम है? पूजा नांगिया। पूजा नांगिया। नांगिया क्या होता है? जी, पंजाबी। पंजाबी। हाँ जी। ओ पंजाबी पुत्री,
बहुत जोरदार है भाई, जोरदार ताली बजा दो बेटी के लिए, पूजा के लिए है? कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है, अपनी दुनिया नहीं बसानी। अब स्वामी जी ने कहा कि सेवा करनी है तो मैं लगूंगी, ठीक, तेरे को तो कई काम सौंप देंगे बेटा। मैंने मीडिया का कोर्स किया, मास कॉम किया, ट्रैवल किया, मतलब मास कॉम, ट्रैवल, फैशन, कुछ छोड़ा भी? जी नहीं। और जी बीएससी मेडिकल की पढ़ाई करी है। बीएससी मेडिकल भी कर ली, जा बैठ, तेरे को जरूर जोरदार सेवा में लगेंगे। ऐसे अच्छे बच्चे हैं, जोरदार ताली बजा दो भाई। और उम्र भी थोड़ी सी है, कोई ज्यादा नहीं है। कितनी उम्र है? 35 साल की उम्र में सारी दुनिया लपेट ली। क्या बात है, जोरदार तालियां भाई। चलो पूजा के लिए खुश रहो बेटा, आशीर्वाद है? और तेरा क्या नाम बेटा? मेरा नाम उषा गांधी है और मैं गुड़गांव जिले से आई हूँ। स्वामी जी, मेरी ना कुछ वर्सेटाइल पर्सनालिटी है और मेरी एजुकेशन में बीए इंग्लिश ऑनर्स किया, एमबीए किया और एनडीडीवाई किया। जर्नलिज्म किया मैंने, मास कम्युनिकेशन, और मैंने नौकरी भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे करके छोड़ दिया। एडवर्टाइजिंग और मास कम्युनिकेशन मेरा फील्ड रहा। एज एन एजुकेशनिस्ट मैं कॉलेज में लेक्चरर रही। उसके साथ साथ मेरा एक इंटरेस्ट बना ब्यूटी का, तो मैं जो जितने भी फिल्म स्टार्स हैं उनके मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। उसके साथ साथ मैं मैनेजमेंट भी करती थी, क्योंकि मुझे लगा कि जिस काम के लिए मुझे एक बाहर से आदमी रिक्रूट करना है और उसको मैं लाखों रुपए तनख्वाह दूंगी, तो उससे अच्छा है कि मैं अपनी एजुकेशन को मैं खुद से यूज़ करूं। और मैंने उसे यूज़ किया। और मेरा एकेडमी है दुबई के अंदर, जिसका नाम दुबई क्राफ्ट स्टेशन, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें 150 क्राफ्ट हम लोग सिखाते हैं स्वामी जी। और जिसमें चॉकलेट्स हैं, कैंडल्स हैं, डिफरेंट तरह की, ब्यूटी का फील्ड है और कई सारी कलाएं हैं। और उसमें मार्केटिंग भी एक फील्ड है हमारा हर कोर्स के अंदर। जब तुम इतना बड़ा कारोबार चला रही हो, फिर यहाँ सेवा कैसे दोगी? वो स्वामी जी सब छोड़ दिया मैंने। बहू मेरी आ गई है तो मैंने उसको पूरा। ये जोरदार काम है। तो इतनी बड़ी बहू है तेरी, तुम खुद ही बहू जैसी लग रही हो, सास जैसी लगी नहीं रही। मेरी बहू बेटा सब परिवार संपन्न है। तो अभी मैं अपने पति को बोल के आई हूँ कि अब आपने भी साथ चलना है तो चलो, नहीं मैं जा रही हूँ बाबा। ये जोरदार काम है। अकेली तेरे को मुबारक हो बाबा। तेरे को मुबारक हो बाबा जी, ये ठीक है। क्या नाम बेटा? मेरा नाम उषा गांधी है। और मैं उषा के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। इसने कुकिंग की बात हो रही थी, तो उसमें कुकिंग, हमारा जो कलनरी स्कूल है दुबई के अंदर, तो हम कलनरी की क्लासेस लेते हैं। तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस फील्ड में डालेंगे, कहेंगे मार्केटिंग कर, आई विल गो फॉर मार्केटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप मुझे कहेंगे एडवर्टाइजिंग कर, आई विल बी डूइंग द एडवर्टाइजिंग। आप एचआर कहेंगे तो स्वामी जी मैं एचआर करूंगी। आप मुझे कुकिंग, मेरा मेकअप मत करना। आपका भी करूंगी आपका भी करूंगी। अभी मैंने परिणीति चोपड़ा जी का किया, राखी सावंत का किया, भाग्यश्री का किया, और मैंने मेकअप किया पद्मिनी कोल्हापुरे जी का। तो स्वामी जी आपका तो मैं करूंगी। तो ये ऐसे बच्चे हैं हमारे। चलो ऐसा ये इंटरटेनमेंट भी तो हो जाता है ना इस बहाने। तो उषा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। लेकिन तेरे को पतला मैं जरूर करूंगा। अब पतली हो जाएगी जरूर। नहीं, अच्छी बच्ची है। देखो ये इतनी ऊर्जा, अब ये कम से कम 30 साल सेवा करेगी। अभी 80 साल तक बूढ़ी नहीं होगी। 55 साल की, अब 80 साल तक बूढ़ा नहीं होने दूंगा। चलो जोरदार आशीर्वाद वर्षा के लिए। तो खैर, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो गया कि इस तरह की अलग अलग सेवाओं में अपने को भूमिका निभानी है। तो एक इंट्रोडक्शन सेशन था ये। तो कैसा रहा आज अभी का सेशन? बहुत बढ़िया, तालियों से भी तो बताओ। चलिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आप इतने ऊंचे संकल्पों के साथ यहां पर आए हैं। अभी तो अभी बहुत सारी और भी सेवाएं हैं, उनके साथ में और भी आपको आगे बढ़ाएंगे। बहुतों को जो है सुरक्षा की भी सेवा अपने यहाँ चलती है, क्योंकि इतना बड़ी संस्था, इतना बड़ा ये साम्राज्य है पूरा भगवान का। तो इसमें हजारों लोग सुरक्षा के लिए भी, सुरक्षा की सेवा कितने लोग दे सकते हैं? इसमें बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसमें अपने भी पराक्रम नाम की अपनी एजेंसी है। पहले बहुत इधर उधर की एजेंसियां बहुत उल्टा पुल्टा लूट खसोट करती थी, चोरी चकारी खुद ही करवा देते थे सुरक्षा वाले। और हमने करीब 100 टोपी उतरवाई यहाँ। हम सुरक्षा के लिए रखते और उनकी टोपियां इकट्ठी करते, तो सुबह तक 20-25 टोपी इकट्ठी हो जाती। मैंने कहा खुद ही सोते रहते हैं, क्या सुरक्षा करेंगे? तो सुरक्षा की भी सेवा है, उनको ट्रेनिंग है, उनकी देखभाल है, बहुत तरह के काम है। तो अभी जो है बैठिए, प्रधान रूप से
एक सेवा का चयन करना पड़ेगा। सेल्स एंड मार्केटिंग की सेवा भी कुछ लोग जानते हैं, जैसे बिटिया उषा तो सभी तरह की जानती थी। सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत है, क्या बात है, सबके लिए जोरदार तालियां भाई, बहुत बहुत अभिनंदन। तो आपको प्रधान रूप से एक सेवा का चयन करना, ये जो इतनी सेवाएं इसलिए बताई, और एक सेवा तो बढ़ती गई, तो पतंजलि वो जो है ना भारतीय शिक्षा बोर्ड पतंजलि विश्वविद्यालय के साथ साथ जो बहुत अच्छी टीचर्स तो बहुत है यहाँ, हम 50,000 रुपए से लेकर के लाख लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए भी दे रहे हैं, 3-3 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए भी दे रहे हैं टीचर्स को। एक 50,000 रुपए से लेकर के और 4-5 लाख भी टीचर्स को हम दे रहे हैं, जो मैथ फिजिक्स और उसकी ना कैरियर एकेडमी भी बना रखी है हमने, तो उसमें अच्छे टीचर्स को हमने रखा हुआ है। लेकिन जो बहुत अच्छे टीचिंग की सेवा भी दे सकते हैं, ऐसे कितने टीचिंग की सेवा, हाँ हाँ कोई नहीं, टेक्निकल ट्रेनिंग भी अलग है, स्किल्स की भी अलग है, कुछ तो बहुत स्किल वाले हैं। चलो एक बार जोरदार अभिनंदन आपका भी। हर इंस्टीट्यूशन में ऐसे भी लोग होने चाहिए ना जो सेवाव्रती हो। और आप में ऐसे कितने हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, अर्थात जो प्रोफेसर ग्रेड में है यूनिवर्सिटी में, स्कूल वाली तो है ही, यूनिवर्सिटी में भी कैपेबिलिटी रखते हैं, अर्थात आप रहे ही हैं IMT पर, ला पढ़ा सकते, वो तो लो तो सभी पढ़ा, आप तो पढ़ा ही सकते। हाँ बताओ जरा। हाँ तो कुछ का टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है। लो वाले ज्यादा हैं, ठीक है बैठिए। खैर, तो ये अलग अलग प्रकार की सेवाओं के लिए आपसे पूछा, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया, और हम आगे के सत्रों में फिर आपकी एक प्रधान सेवा, इतनी सेवाएं इसलिए बताई, एक प्रधान सेवा और उसके साथ गौण सेवा। आपसे कुछ फॉर्म भी भराए गए थे, फिर अलग अलग समूह में मिलेंगे, और मैं भी इसके लिए बहुत अधिक समय लगाने वाला हूं। इसमें हमने कुछ समूह बनाए हुए हैं। रिसर्च की सेवा है तो डॉक्टर हमारे वार्ष्णेय जी है। आप में रिसर्च का एक्सपीरियंस कितने लोगों का, जरा बैठे बैठे हाथ खड़े कर दीजिए। रिसर्च का, रिसर्च की सेवा के लिए डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के साथ आपकी मीटिंग करवाएंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड की सेवा के लिए और बाकी शिक्षा की सेवा के लिए डॉक्टर आदरणीय NP सिंह साहब आपके साथ में संवाद करेंगे। बाकी संगठन की सेवा के लिए तो संगठन के हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई राकेश जी हैं, भाई हमारे पूज्य स्वामी परमार देव जी हैं, हमारी पूज्य साध्वी बहनें हैं, पूज्य साध्वी देव प्रिया जी भी आने वाली हैं, हमारे दोनों युवा भारत के हमारे प्रभारी हैं। तो अलग अलग ऐसी सेवाओं में आपको जो बताया उसके साथ में ना इंटरेक्शन रखेंगे, फिर आपका किस तरह का आपकी प्रतिभा है, कैसा, क्योंकि आपके सामर्थ्य का हम मैक्सिमम उपयोग करना चाहते हैं कि किस, देखो व्यक्ति एक ही बात चाहता है जब सेवा की बात सोचता है कि मेरे सामर्थ्य का अधिकतम क्या उपयोग हो सकता है, ऐसी भाव चेतना के साथ व्यक्ति अनुप्राणित होकर के यहां तक पहुंचता है। तो आपको उन सेवाओं के लिए लगाएंगे, और अंत में जो यहाँ आजीवन ब्रह्मचारी रह करके, मुख्यालय में सेवा तो जितनों को आवश्यकता होगी देंगे ही देंगे, जो आजीवन ब्रह्मचारी रह करके सेवा देना चाहते हैं उनके साथ एक अलग से मीटिंग होगी। तो वो भी 40-50 भाइयों का एक अलग ग्रुप है, फिर उनको किस सेवा में कैसे कब कैसे नियोजन करना उसको देख लेंगे। तो ये सब बातें अब, क्योंकि आज का सत्र ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो गया है, तो अब भोजन प्रसाद का समय है, और भोजन प्रसाद आज हम भी आप ही के साथ लेंगे, और इसके बाद अगला सत्र जो है लेट होगा। तो इतना कह करके अब के कार्यक्रम को, इस सत्र को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।